So, dear students, let's start new topic: work, energy, and power. In this chapter, we will discuss when the work is said to be done, then what is the use of energy and what is power. So first of all, let's start work. ये वर्क क्या होता है? रिमेंबर, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हाथ से पकड़कर अगर खींचेंगे और वो ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, देन we say work is said to be done. I mean to say, जब कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा, कब? जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ. सो वर्क डन कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट होगा. लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी होता है. एक उसका एक केस भी आपको मिलेगा जब हम ये भी शो करेंगे कि इवन दो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है लेकिन वर्क डन नहीं हुआ. सो सबसे पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. Work is defined as product of force and displacement. अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. ये इन महाशय को देखिए, ये बहुत काम करते हैं और ये बाहर से आए हैं अभी इंडिया के अंदर, और इनके साथ में एक बड़ी सी ट्रॉली है और ये ट्रॉली को एयरपोर्ट से बाहर खींच के लेके जा रहे हैं. अभी ये तो काफ़ी लंबे दिख रहे हैं, इसीलिए जब इस ट्रॉली को खींचेंगे तो जो फोर्स है आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट होगा. मतलब एक्चुअली ये जो आदमी है वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा. लेकिन आपको ये तो मालूम है कि ट्रॉली तो ऊपर नहीं जा सकती, ट्रॉली तो सीधी जाएगी. इसीलिए आपको ये फाइंड करना है कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा. क्योंकि ट्रॉली हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, इसीलिए हमें केवल उस बात की चिंता है या उस बात को सोचना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि उस फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ये बात आपको याद रखना है कि एक्चुअली ये इंसान फोर्स को ऊपर की तरफ, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्चुअली जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगेगा वो हमको देखने का है. एंड देयरफॉर वी विल फाइंड कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. नाउ अभी इसको हम लोग एक अच्छे से इस डायरेक्शन से हमने एक्सप्लेन किया है. तो देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जहाँ पे उस आदमी ने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, और आपको फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो हम क्या करते हैं, इसका हम लोग ने एक ट्रायंगल बना लिया. ये हो गया आपका एंगल थीटा. नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट कि इस ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल के बाजू वाला डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट, और इस एंगल के सामने वाले साइड को बोलेंगे ऑपोजिट. ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पर वी रिक्वायर द रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट साइड एंड द हाइपोटेन्यूज. So please remember the relation between adjacent side and the hypotenuse is given by cos theta. So this is cos theta. What is cos theta?
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। नाउ आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेसेंट साइड विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। नाउ व्हाट हाइपोटेन्यूज? इट इज फोर्स, इट इज फोर्स। सो यहाँ हम लिखेंगे फोर्स इनटू cos थीटा। सो प्लीज रिमेंबर F इनटू cos थीटा, दिस इज द फोर्स का फॉर्मूला। तो एक्चुअली द फोर्स along the horizontal direction is F cos theta. I hope you got it. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये मेन फोर्स आपका F है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा F cos थीटा, क्योंकि ये जो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर by the definition of work is equal to force into displacement. Now force into displacement, लेकिन फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसका नाम है F cos थीटा, उसका नाम है F cos थीटा। तो ये आपका फोर्स हो गया F cos थीटा into displacement is S। मान लो पहले ये ट्रॉली यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट S हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज S। तो व्हाट इज वर्क डन? F cos थीटा इनटू S। नाउ सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आपका Fs cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज Fs cos थीटा। आई होप यू गॉट इट, सबको समझा? कोई डाउट? नाउ सी प्लीज। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इन शॉर्ट इट इज कैपिटल J, J उसका सिंबल है। सो एक्चुअली उसका यूनिट जूल है, लेकिन वी डिनोट इट बाय J। अभी CGS यूनिट है, इट इज अर्ग, इट इज अर्ग। अच्छा अब देखिए ये जूल इसका यूनिट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। सो कैन वी से 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter। अब हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब ये बताइए कि 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा? ऑब्वियसली 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा? जब आपने फोर्स अप्लाई किया, कितना? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर, तो वर्क डन कितना हुआ? 1 जूल। आई होप यू गॉट इट। You can see once again 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. So we define the work is said to be 1 joule. Please repeat, the work is said to be 1 joule if 1 Newton of force is applied to produce a displacement of 1 meter. अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया तो आपका वर्क डन 1 जूल हो गया। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied to produce a displacement of 1 meter. I hope you got it. पक्का? Now see please. अभी चलते हैं उसका CGS यूनिट के बारे में। The CGS unit is erg. So can we say erg? 1 erg will be, तो CGS में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन। CGS सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेंटीमीटर। Hence we can say it is 1 dyne into 1 centimeter. अब उसको आप डिफाइन करो। The force is said to be 1 erg
the force is said to be 1 erg. If a force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter. I repeat, force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter, then the work done is said to be 1 erg, where erg is the CGS unit of 1 erg is the CGS unit of work. I hope you got it. अब हम डिराइव करेंगे कि जूल में और अर्ग में आपस में रिलेशनशिप क्या है. सो वापस देखिए अभी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये आपका MKS सिस्टम है जिसको बोलते हैं SI यूनिट. सो MKS में न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर. अच्छा, अब ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो होता है उसका वैल्यू 10⁵ डाइन. आई रिपीट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. दूसरी बात, आपको ये तो मालूम है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 100 मतलब 10⁵2. सो ये हो गया आपका 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर. अब 10⁵ इंटू 10⁵2, अगर दोनों का पावर सेम है तो इंडेक्स नंबर ऐड हो जाता है. सो 10⁵ प्लस 2 दैट इज 10⁵7 erg. 10⁵7 erg. So this is the relationship between joule and erg. Relationship between joule and erg. So 1 joule equal to 10⁵7 erg. I hope you got it. Pakka? Koi doubt? Very nice. Now see. What do you mean by positive work? ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है? अब देखो, यू कैन सी स्मॉल चाइल्ड. ये एक छोटा सा बच्चा है और वो साइकिल चला रहा है. तो अभी धीरे धीरे जब वो साइकिल चलाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा. तो याद रखिए, अगर वर्क डन करने से, अगर आपने साइकिल को पेडल मारा तो जब साइकिल को पेडल मारेंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और जब उसका स्पीड बढ़ेगा तो वर्क डन इज पॉजिटिव. तो एक बात का याद रखने का कि अगर स्पीड बढ़ता है देन वर्क डन इज पॉजिटिव. अच्छा, अभी इस चिंटू को उतरना है, उसका घर आ गया, तो ये क्या करेगा, ब्रेक मारेगा. जब ये ब्रेक मारेगा तो उसका स्पीड कम होगा. जब उसका स्पीड कम हुआ उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क. सो वंस अगेन, इफ फोर्स अप्लाइड produces increase in velocity, then it is positive work, and the force applied decreases velocity, then it is called as negative work. सिंपल याद रखो, अगर आप जोर जोर से पैडलिंग कर रहे हैं, मतलब साइकिल पे पेडल मार रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क. और अगर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क. सो ये आपका पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क. अब क्वेश्चन ये है कि जीरो वर्क कब होता है. देखिए, लुक एट दिस कंडीशन. एक पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, और वो जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है. वो हमेशा सेंटर की तरफ लगी है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, ये तरफ फोर्स लगेगा. ये उसका वेलोसिटी है. नाउ अब क्या हुआ, एक्चुअली ये साइड में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर.
force and displacement are perpendicular, then work done is said to be zero. तो याद रखना, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस समय जब फोर्स लगेगा वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट ये साइड में होगा. सिंस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. अब आप एक्चुअली आप वो फॉर्मूला याद करो, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, 90, तो ये आपका थीटा हो गया 90. What is cos 90? 0. So work done will be 0. I hope you got it. तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, चूंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, therefore cos 90 is 0. Hence work done is 0. So 0 वर्क डन कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन से वर्क डन इज 0. अच्छा, एक बात और, एक और एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई एक आदमी है, वो यहाँ पे खड़ा था, वो यहाँ से मार्केट गया, फिर वहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया, फिर अपने स्कूल गया, फिर अपने वापस घर पे आ गया. तो एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ था, यहीं पे आके वापस रुक गया, तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0. हेंस वी कैन से वर्क डन इज 0, क्योंकि इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं. तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन विल बी 0. तो ये बात भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है. तो आई होप इट इज़ क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क, जब वेलोसिटी बढ़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वर्क, जब वेलोसिटी कम होगा, मतलब जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे. एंड तीसरा, जीरो वर्क, मतलब व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90, तो भी वर्क डन 0 होगा. दूसरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि कोई पार्टिकल यहीं से शुरू हुआ और घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, तभी भी आपका वर्क डन 0 होगा. और तीसरा, अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो भी वर्क डन विल बी 0. आई होप आपको समझा रहेगा. पक्का, एकदम पक्का, वेरी गुड. अब आगे चलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी. देखो, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं. अगर आपने खाना खाया है, आपको एनर्जी मिली है, तो ही आप काम कर सकते हैं. मान लो आपने 10 दिन का उपवास किया है और फिर आपको बोलेंगे चल भाई बाहर घूमने चलते हैं, 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं. आप क्या बोलेंगे, भाई अभी तो जान नहीं बची है, सिंपली उठा ही नहीं हूँ, मतलब उठने को नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, आप में कैपेसिटी नहीं है, उठने की कैपेसिटी नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, आप में वर्क डन करने की कैपेसिटी नहीं है. तो एक्चुअली एनर्जी क्या होता है, सिंपली कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी. आई होप यू गॉट इट. वेरी सिंपल. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. ओके, अभी मेनली हमारे पास में 2 टाइप का एनर्जी देगा. एक बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो ये चिंटू साइकिल चला रहा है और वो यहाँ पे था, उसने पेडल मारा और ये यहाँ से काफ़ी दूर तक चला गया, मतलब आगे चला गया. तो जब आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका कुछ स्पीड भी हुआ, एंड देयरफॉर जब उसका स्पीड पकड़ेगा, इसका मतलब द पार्टिकल इज इन मोशन. तो याद रखना, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग बस, अ मूविंग साइकिल, अ मूविंग बुलेट, जो भी चीज़ मूव हो रहा है
इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, energy possessed by the body due to its motion is called as kinetic energy, called as kinetic energy। आपको ने एग्जांपल दिया था, a falling object contain kinetic energy, a moving object contain kinetic energy। I hope you got it। दूसरा, जैसे आपने धनुष से बाण को छोड़ा, तो जो बाण जब मूव करता है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। आप बंदूक से गोली छोड़ेंगे, तो जो गोली जब भागती है, इट कंटेन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको समझ गया रहेगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? Energy possessed by body due to its shape, due to its location, due to its configuration। ये क्या होता है? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज अगर मान लो ये अपना ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर ये स्केच पेन पड़ा है, तो अगर मान लो ज़मीन के ऊपर स्केच पेन पड़ा है तो उसका कोई भी एनर्जी इसमें नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, मेरा कहने मतलब ये है कि चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़मीन पर पड़ा रहेगा तो उसके पास में, अच्छा एक तो मूव नहीं हो रहा है, तो जब मूव नहीं हो रहा है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, और अगर वो ज़मीन पर पड़ा है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। आई होप यू गॉट इट। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने स्केच पेन को हल्का सा ऊपर उठाया, तो जब मैं स्केच पेन को ऐसा ऊपर उठाऊंगा ना, तो मैंने कुछ वर्क डन किया नहीं किया। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए वापस, इस स्केच पेन किसने उठाया? मैंने उठाया। तो मतलब मैंने कुछ वर्क डन किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो वर्क डन किया ना, वो गया कहाँ पे? वो क्या हो गया? इस पार्टिकल में स्टोर हो गया। मतलब क्या हुआ? अब इसके पास में एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि मैंने उसको उठाया, और जो मैंने काम किया वो वर्क डन इस पर्टिकुलर पेन को एनर्जी दे गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी सर्टन हाइट पर है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, कोई भी चीज़ जो ज़मीन से ऊपर रहेगा उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, जैसे अभी आम का मौसम है और आम लटके हुए हैं, वो आम ज़मीन पे तो नहीं है ना, वो आम पेड़ के ऊपर लटके हुए हैं, तो याद रखना उनके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल नंबर 2, वाटर स्टोर्ड इन डैम एट सर्टन हाइट। बांध के अंदर जब पानी हम लोग ऊपर स्टोर करते हैं तो उस पानी के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि वो पानी ज़मीन पे नहीं है। अगर ज़मीन पे होता तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी ज़ीरो होता था अगर ज़मीन पे पड़ा होता तो, लेकिन चूंकि वो सर्टन हाइट पर है इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, नंबर 1, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से ऊपर है तो उसके पास में एनर्जी होगा, एंड वी कॉल दिस एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी एग्जाम्पल नंबर 2, आप एक धनुष लो और उस धनुष को जोर से खींचो। जब आप धनुष को नहीं लिया था, या जब धनुष जमीन पे पड़ा था, जब धनुष जमीन पे पड़ा था उस समय क्या था कि उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो था, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो था। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये धनुष आपका, और ये धनुष जो है अभी नॉर्मल सा पड़ा रहेगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन अगर आपने इस धनुष की डोरी को ऐसे जोर से खींचेंगे, तो खींचे मतलब कौन खींच रहा है? आप खींच रहे हैं। मतलब मस्ती कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना मस्ती। तो किसके साथ में? धनुष के साथ में। तो जब आपने धनुष की प्रत्यंचा जोर से खींची तो क्या हुआ? ये वर्क डन किसने किया? आपने। उसका क्या होगा? इट विल बी स्टोर्ड किसके अंदर? धनुष के अंदर। इन विच फॉर्म? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू गॉट इट। आपको मैं वापस याद दिला दूं, अगर आपने बॉडी को ऊपर उठाया है
तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपने धनुष को जोर से खींचा है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन उसका प्रूफ क्या है? मेरे पास है ना प्रूफ। वो क्या? आप एक तीर ले लो, एक बाण ले लो और उस बाण को इस पर्टिकुलर धनुष पे चढ़ा दो। तो जब आप उस धनुष पे बाण को चढ़ाएंगे और जोर से आप खींचेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो बाण है एकदम आगे चलेगा, आगे भागेगा? क्यों भागेगा? क्योंकि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों थी? क्योंकि आपने धनुष की प्रत्यंचा को जोर से खींचा था। तो जब आपने वर्क डन किया था, वो वर्क डन स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और वही पोटेंशियल एनर्जी आपने तीर को दे दी, बाण को दे दी, और वो बाण जोर से भागा और उसका कन्वर्शन हो गया पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू गॉट इट। तो आपको समझ गया? दिस इज कॉल्ड एज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। मतलब अगर आपने जोर से धनुष को खींचा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। आई होप यू गॉट इट। आप एक स्प्रिंग लो और स्प्रिंग को जोर से आप स्ट्रेच करो तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो रिमेंबर, एनर्जी possessed by body due to its shape, due to its configuration is called as potential energy. मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। अगर water stored at the top of hill contain potential energy, a stretched bow contain potential energy, a stretched spring contains potential energy. आई होप यू गॉट इट। तो ये था आपका फॉर्मूला फॉर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब चलते हैं डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यह जो F था उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये दो इक्वेशन से आपको नया फॉर्मूला मिला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बाय द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इज दैट क्लियर? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। अच्छा, जब कोई भी बॉडी शुरू होता है तो इनिशियली उसका स्पीड 0 होता है, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा? 0। तो u इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो s इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहला टर्म हो गया आपका 0, तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं। तो s इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन 2 को आप यहाँ इक्वेशन 1 में शिफ्ट कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s। s का फॉर्मूला क्या था? हाफ at स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। अब ध्यान दीजिए, a इंटू a स्क्वायर, साथ में t स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। ये जो आपका हाफ है ना, इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा। सो 1/2 m इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ सो हाफ इंटू m इंटू, अच्छा a के ऊपर भी स्क्वायर है, t के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमन लेते हैं। सो at द होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका नया फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको at को चेंज करना है। कैसे? वापस देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस at। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, a बोले तो एक्सेलरेशन,
T बोले तो टाइम, सो V इक्वल टू U प्लस AT। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडी शुरू हो रही है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो V इक्वल टू 0 प्लस AT। तो देखो हमको यहां मिल गया AT बोले तो V, AT बोले तो V, तो ये जो AT है हम इसकी जगह पे लिख देंगे V, तो V का स्क्वायर। तो आपके पास में नया फॉर्मूला हो गया के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो व्हाट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट, प्लीज रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई डाउट्स के अंदर? पक्का? ओके।